जब आप कंज्यूमर के बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे, आप प्रोड्यूसर के बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे, तो आप सब लोग कहीं ना कहीं डिमांड सप्लाई हर एक चीज को काफी ज्यादा डिटेल में यहां पर समझ कर आ चुके होंगे। फिर बात करेंगे परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन की। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या है, मोनोपोली क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है, मनी एंड इन्फ्लेशन की अगर बात की जाए तो आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी इकोनॉमी के लिए उस कंट्री का, उस इकोनॉमी का बैंकिंग सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे। मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल सीयूटी पीजी वाला पे। आज की ये क्लास आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स का सिलेबस। जी हाँ, अगर आप सब लोग तैयारी कर रहे हैं सीयूटी पीजी की, तो आप सब लोगों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे आप लोग इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, आपकी राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप लोगों को आपका सिलेबस पता हो। तो आज की इस क्लास के अंदर काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या सिलेबस आता है, कौन कौन से लेवल पर जो है सिलेबस पूछा जाता है, क्या आप सब लोगों को 11th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक की चीजों को पढ़ने की आवश्यकता है। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का तो ये एग्जाम है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि थोड़े से एक्सट्रीम लेवल पर पूछे जाते हैं, तो वो भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपके एग्जाम पैटर्न के साथ में कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करता हूं तो 75 क्वेश्चंस जो है वो आपके इस पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। यानी अगर आप सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स का पेपर देने लग रहे हैं तो 75 क्वेश्चंस आप सब लोगों को देखने के लिए यहां पर मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है यहां पर कि 75 के 75 क्वेश्चंस जो है वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे, और सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर आप लोगों को देखने के लिए मिलती है, और आपके पास जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं बायलिंगुअल पैटर्न के ऊपर रहने वाले हैं। यानी कि अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम से है तो वो उस तरीके से आंसर कर सकता है, अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम से है तो उस तरीके से आंसर कर सकता है। अब बात की जाए सिलेबस की, तो सिलेबस के अंदर आप सब लोग जो 11th 12th क्लास के अंदर पढ़कर आए वो चीजें तो आपकी आने ही वाली है। चाहे आप किसी भी लेवल की एग्जाम की तैयारी करिए, आप ग्रेजुएशन लेवल की करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की करते हैं, या फिर आप आगे चल के पीएचडी लेवल की भी प्रिपरेशन करते हैं, तो आप सब लोग जो पढ़कर आए हैं 11th क्लास या 12th क्लास के अंदर, वो आपके लिए एक बेस बनने वाला है। अगेन यहां पर भी आप लोगों के पास माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी जैसे टॉपिक्स आप लोग को यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन यहां पर जो आपका थोड़ा सा लेवल है वो कहीं ना कहीं आपको एक्सट्रीम लेवल पर देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप सब लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझा जाता है इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से। यानी कि यहां पर इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात होती है, क्योंकि इंडिविजुअल कंज्यूमर मैक्सिमाइज करना चाहता है अपनी सेटिस्फेक्शन को, और इंडिविजुअल प्रोड्यूसर मैक्सिमाइज करना चाहता है अपने प्रॉफिट को। तो कहीं ना कहीं जब प्रॉफिट की बात होती है या फिर सेटिस्फेक्शन की बात होती है, तो हम लोग कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बारे में काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहां पर भी आप लोगों को सबसे पहले पढ़ना है कंज्यूमर थ्योरी और बिहेवियर। यानी कि कंज्यूमर किस तरह से बिहेव करता है, कंज्यूमर किस तरह से अपनी इनकम को स्पेंड करना चाहता है, कंज्यूमर की क्या अप्रोच होती है, कंज्यूमर को कैसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसके बारे में बात करेंगे। यहां पर आपके सामने डिस्कशन होगी कंज्यूमर से रिलेटेड। सबसे पहले बात करेंगे डिमांड के बारे में, बात करेंगे यूटिलिटी के बारे में, यूटिलिटी का मतलब होता है क्या है, यूटिलिटी के अप्रोच के बारे में बात करेंगे, कार्डिनल अप्रोच के बारे में बात करेंगे, ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में बात करेंगे। कार्डिनल अप्रोच का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ऑर्डिनल अप्रोच का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, क्या यूटिलिटी को सही मायने में मेजर किया जा सकता है नंबर के अंदर, यूटिलिटी होती क्या है, ये सारी की सारी चीजें आप लोग को यहां पर डिटेल में पढ़नी है। आप पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को, यानी कि आईसी कर्व एनालिसिस को यहां पर पढ़ने वाले हैं। और इसके साथ ही आपने कहीं ना कहीं ये डिमांड, यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व वाला जो टॉपिक है वो आपने क्लास 11th के अंदर भी काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ा होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां पर जो लेवल है वो उस लेवल से एक स्टेप ऊपर है। यानी आप सब लोग जो 11th क्लास के अंदर पढ़कर आए उससे कहीं ना कहीं एक लेवल ऊपर आप लोगों को तैयार करने की आवश्यकता है। और जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, एडिशनली जो ग्रेजुएशन लेवल का टॉपिक यहां पर है वो रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी है और कंज्यूमर सरप्लस है। अगर मैं कंज्यूमर सरप्लस की बात करूं तो कंज्यूमर सरप्लस का मतलब होता क्या है, कंज्यूमर सरप्लस के अंदर आप लोगों को देखने के लिए कब मिलता है, जब आप ये सारी की सारी चीजें कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से कवर करेंगे तो उसके बाद बात आएगी प्रोड्यूसर की। और प्रोड्यूसर की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर बात करेंगे प्रोड्यूसर फंक्शन की, वेरिएबल प्रोपोर्शंस की बात करेंगे,
रिटर्न टू स्केल की बात होगी, कॉस्ट फंक्शंस की बात होगी, टाइप्स एंड कॉन्सेप्ट्स की बात होगी। यानी अगर मैं प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से बात करता हूं तो प्रोड्यूसर क्या करता है, हम सब लोग जानते हैं प्रोड्यूसर करता है सप्लाई। और जब सप्लाई की बात होगी तो सप्लाई के अंदर हम लोग समझेंगे कि एक प्रोड्यूसर के सामने क्या क्या चैलेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। जब एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है तो उसके सामने बहुत सारे इश्यूज देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि वो अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि कॉस्ट के ऊपर काम करे। जब वो कॉस्ट की बात करता है तो उसके साथ साथ फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस आता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की वहां पर डिटेल में बात होगी। रिटर्न टू स्केल के बारे में समझेंगे, शॉर्ट रन के बारे में समझेंगे, लॉन्ग रन के बारे में समझेंगे, और यहां पर हम लोग बात करेंगे टाइप्स और कॉन्सेप्ट्स के बारे में कि भैया आपका ओवरऑल जो कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है वो क्या है ना, वो टाइप ऑफ कॉस्ट जो है वो कितने प्रकार की है, और कॉस्ट को एनालाइज करना क्यों जरूरी है एक प्रोड्यूसर के लिए। यानी जब भी एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करे तो उसके लिए कॉस्ट की इंपॉर्टेंस क्यों बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कॉस्ट के ऊपर क्यों वो बहुत ज्यादा ध्यान देता है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन यहां पर होगी। देन जब आप कंज्यूमर के बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे, आप प्रोड्यूसर के बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे, तो आप सब लोग कहीं ना कहीं डिमांड सप्लाई हर एक चीज को काफी ज्यादा डिटेल में यहां पर समझ कर आ चुके होंगे। फिर बात की जाएगी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट की, कि मार्केट कैसे फॉर्म होती है, मार्केट का मतलब होता क्या है। तो जनरली अगर आप लोगों से मैं पूछता हूं व्हाट इज मार्केट, तो आप सब लोग बोलते हैं मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पर बायर और सप्लायर एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। यानी कि बायर और प्रोड्यूसर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। बायर इसलिए इंटरेक्ट करता है ताकि वो जिस चीज को चाहे उसे वो मिल जाए, प्रोड्यूसर इसलिए करता है ताकि वो उस चीज को बेचकर प्रॉफिट कमा सके। उसके बारे में बात होगी। बात करेंगे कि इस टाइप की मार्केट के अंदर प्राइस और आउटपुट को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। अगर मार्केट में जब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली हर एक चीज का प्राइस होगा, और उस प्राइस को मेजर करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी इकोनॉमिक्स की। वो प्राइस कैसे निकाला जाता है अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर्स के अंदर, राइट। फिर बात करेंगे परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन की। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या है, मोनोपोली क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, ड्यूओपोली क्या है, ओलिगोपोली क्या है, कार्टल्स कहां पर बनाए जाते हैं, निग्ड डिमांड कर्व के बारे में कहां पर पढ़ा जाता है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और आपके सीयूटी पीजी के अंदर ये क्वेश्चंस आते हैं। और जब आप सीयूटी पीजी के क्वेश्चंस को मेरे साथ डिस्कस करेंगे, जब मैं अपना सिलेबस आप लोगों के साथ में कंप्लीट करवाऊंगा, तो आपको कहीं ना कहीं हर एक चीज को डिटेल में डिस्कस करते हुए चलूंगा, साथ में लेकर चलूंगा आप लोगों को कि ये क्वेश्चन कहां पर पूछे गए हैं। इन पूरे के पूरे टॉपिक्स में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाला जो टॉपिक है वो प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन ही है। जनरल इक्विलिब्रियम के बारे में बात होगी, एफिशिएंसी एंड वेलफेयर के बारे में बात होगी, इक्विलिब्रियम और एफिशिएंसी कैसे निकाला जाएगा, प्योर एक्सचेंज और प्रोडक्शंस के बारे में बात होगी, ओवरऑल एफिशिएंसी के बारे में बात की जाएगी कि ओवरऑल एक फर्म जो है वो एफिशिएंट कैसे हो सकती है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बारे में समझा जाएगा कि लोगों का वेलफेयर कैसे किया जा सकता है, और एक्सटर्नलिटीज एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी कंसीडर करने की कोशिश यहां पर की जाएगी। ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है ये इंडिविजुअल लेवल पर है बेटा, मतलब कि हर एक टॉपिक अपने आप में ही एक चैप्टर है। आप ऐसा समझे कि ये टॉपिक बहुत छोटे छोटे से टॉपिक है, ऐसा नहीं है। हर एक चैप्टर अपने आप में ही क्या है बेटा, एक पूरा का पूरा लेसन है। हर एक टॉपिक जो है वो अपने आप में एक पूरा का पूरा लेसन है, जिसको काफी ज्यादा डिटेल में हम लोगों ने कवर करना है। नेक्स्ट आपके पास आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के से पहले हम लोगों को कहीं ना कहीं इसका बेसिक भी पता होना चाहिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट के तौर पर इवॉल्व कैसे हुआ। अगर आप सब लोगों को पता होगा तो पहले आप लोगों के पास माइक्रो इकोनॉमिक्स ही एक सब्जेक्ट के तौर पर देखने के लिए मिलता है। 1929 के अंदर जब ग्रेट डिप्रेशन आता है तो आपको एक सब्जेक्ट उभरता हुआ नजर आता है, आपको एक सब्जेक्ट देखने के लिए मिलता है जिसे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। जब मैक्रो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट के तौर पर उभर कर आया तो हमारे सामने डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है वो देखने के लिए मिले, लेकिन उस कॉन्सेप्ट में से कुछ ही पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों के यहाँ पर आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, क्योंकि सिलेबस के अंदर यही डिफाइंड है। और उसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। जी हाँ, नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, एक राष्ट्र की आय, एक देश की आय जो है वो कैसे निकाली जाती है। जैसे हम एक इंडिविजुअल पर्सन की इनकम के बारे में बात करते हैं, वैसे एक कंट्री लेवल की इनकम को कैसे अप्रोच किया जा सकता है, कंट्री लेवल पर इनकम को कैसे निकाला जा सकता है, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन होगी। मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग नेशनल इनकम के बारे में काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कशन की जाएगी। मेथड्स के अंदर जैसे कि हम लोग
इनकम मेथड के बारे में बात करेंगे, वैल्यू एडिशन मेथड के बारे में बात करेंगे कि इनकम मेथड क्या कहता है और इनकम मेथड के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम को कैसे कंप्यूट किया जाता है। वैल्यू एडेड मेथड के बारे में बात की जाएगी कि वैल्यू एडेड मेथड के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम को कैसे निकाला जाता है। और तीसरा हमारे पास रहेगा एक्सपेंडिचर मेथड। यहां पर अगर मैं बात करता हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स से इसलिए डिफरेंट हो जाता है क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई की बात करते हैं, लेकिन वहीं पर मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सारी की सारी चीज एग्रीगेटेड हो जाती है, इसलिए एग्रीगेटेड डिमांड की बात की जाती है। वन सेक्टर, टू सेक्टर, थ्री सेक्टर, फोर सेक्टर इकोनॉमी के बारे में बात की जाती है कि वन सेक्टर इकोनॉमी क्या है, टू सेक्टर इकोनॉमी क्या है, थ्री सेक्टर इकोनॉमी क्या है, फोर सेक्टर इकोनॉमी क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। लेकिन ये बात यहां पर नहीं रुकेगी, इसके आगे भी हमें आगे चीजों को लेकर जाना है और उस एक लेवल से ऊपर जाकर हमें इसको तैयार करना पड़ेगा यहां पर नेशनल इनकम को भी। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों के साथ में यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। देन हमारे पास आता है इनकम एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, जहां पर हम लोग एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बात करेंगे, इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे और क्लासिकल और केनेशियन थ्योरी के बारे में बात करेंगे। आप सब लोग जानते हैं जो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो बोला जाता है किसे, जेएम केन्स को, यानी कि जॉन मेनार्ड केन्स को, इज नोन एज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो उनकी क्लासिकल थ्योरीज के बीच में और जो मॉडर्न थ्योरीज जो केनेशियन थ्योरी थी इनके बीच में बेसिकली क्या डिफरेंस था, क्लासिकल थ्योरीज क्या कहती थी, मॉडर्न थ्योरीज क्या कहती हैं, और क्लासिकल थ्योरीज और मॉडर्न थ्योरीज एक दूसरे से अलग क्यों है, उसके बारे में यहां पर डिटेल में डिस्कशन हम लोगों ने करना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मनी एंड इन्फ्लेशन। मनी एंड इन्फ्लेशन की अगर बात की जाए तो आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी इकोनॉमी के लिए उस कंट्री का, उस इकोनॉमी का बैंकिंग सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि अगर उस इकोनॉमी का बैंकिंग सेक्टर बहुत ज्यादा परफॉर्म करने लग रहा है तो डेफिनेटली वो इकोनॉमी भी प्रोग्रेस करेगी, वो इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। तो मनी के बारे में आप लोगों ने जानना है कि मनी का मतलब क्या है, इन्फ्लेशन क्या होता है, मनी एज अ मेजर क्यों यूज किया जाता है, राइट। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के बारे में आप लोग यहां पर पढ़ेंगे कि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या था, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी एक्सचेंज किसे बोला जाता है, मनी जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे इवॉल्व हुआ बात करेंगे। इन्फ्लेशन के बारे में भी यहां पर डिस्कशन की जाएगी, यहां पर डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी के बारे में बात की जाएगी, मनी मल्टीप्लायर के बारे में बात की जाएगी, हाई पावर्ड मनी क्या होता है, रियल मनी क्या होता है, क्रेडिट कैसे क्रिएट होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या रोल है, कॉमर्शियल बैंक्स का क्या रोल है, क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी क्या है, फिलिप कर्व के बारे में यहां पर आप लोगों ने डिटेल में समझना है। अब आप लोग यहां पर ये चीज पूछेंगे कि सर क्या यहां पर हम लोगों ने जो क्लास 12th के अंदर मनी पढ़ा था वही यहां पर पढ़ रहे हैं या फिर इसके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन होगी या फिर कुछ वैल्यू ऐड करने की आवश्यकता है। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं, जो आप क्लास 12th के अंदर पढ़कर आए थे या फिर आपने जो ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेसिक लेवल पर है। मनी वाला चैप्टर जो है वो आप लोग इतना डिटेल में नहीं देखते हैं ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर भी, लेकिन यहां पर जब आप एंट्रेंस के लिए जाने वाले हैं तो यहां पर आपको काफी ज्यादा डिटेल में इस चीज को देखना पड़ेगा। फिर बात की जाएगी मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया और इट्स रोल्स की। तो आप लोगों को पता है एक इकोनॉमी के अंदर ना तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन बहुत अच्छी मानी जाती है, ना ही डिफ्लेशन की सिचुएशन एक इकोनॉमी के अंदर बहुत अच्छी समझी जाती है। हमेशा एक इकोनॉमी न्यूट्रल वे में चले तो ज्यादा बेहतर समझा जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास अलग अलग टूल्स हैं। तो अगर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो संस्थाएं हैं या फिर हम कह सकते हैं कि दो बॉडीज अपने अपने लेवल पर काम करती है। एक हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आती है फिस्कल पॉलिसी, और दूसरी तरफ हमारे पास है रिजर्व बैंक ऑफ द कंट्री जिसको कि सेंट्रल बैंक या फिर एपेक्स बैंक बोला जाता है, वो लेकर आता है मॉनेटरी पॉलिसी। उन और मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर फिर डिफरेंट डिफरेंट टूल्स देखने के लिए मिलते हैं जिसके अंदर हम लोग क्वांटिटेटिव टूल्स, क्वालिटेटिव टूल्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। देन हमारे पास आता है कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट के अंदर। अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट की बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला अगर कोई टॉपिक है तो वो कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन है। कंजप्शन का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, इनकम जो है वो फंक्शन है कंजप्शन और सेविंग का, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव की वैल्यू 1 के बराबर क्यों होती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की वैल्यू 1 के बराबर क्यों होती है, कैसे निकाला जा सकता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा की जाती है, इन्वेस्टमेंट कौन करता है, उसके बारे में डिस्कशन यहां पर होगा। परमानेंट, रिलेटिव एंड लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस के बारे में यहां पर बात करेंगे। अगर मैं हाइपोथेसिस की बात करता हूं तो हाइपोथेसिस क्या होता है इसके बारे में आप लोगों ने समझना पड़ेगा। और ये जो हाइपोथेसिस वाला जो पॉइंट यहां पर है
ये कहीं ना कहीं जब आप कभी पीएचडी करने की सोचेंगे तो हाइपोथेसिस को आप लोग बहुत अच्छी तरह से डिटेल में वहां पर भी पढ़ेंगे। बात करेंगे फिक्स इन्वेस्टमेंट के बारे में। फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना। और जब जब आप फिक्स एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है किसके द्वारा, प्रोड्यूसर के द्वारा, वो किस पर्सपेक्टिव से की जाती है। रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, मल्टीप्लायर कैसे निकलता है और एक्सेलरेटर कैसे निकाला जाता है, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेटर को कैसे निकालने वाले, वो बात होगी। ओपन इकोनॉमी मॉडल्स के बारे में बात की जाएगी। ये मॉडल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, यहां पर आपके एग्जाम से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर आप मुंडल्स एंड फ्लेमिंग मॉडल्स के बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर आप ISLM एंड बीपी कर्व के बारे में बात करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बात होगी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। एक स्टेटमेंट है जहां पर रिकॉर्ड की जाती है एक कंट्री की ट्रांजैक्शन किसके साथ में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में। करंट अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट के अंदर कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, कैपिटल अकाउंट के अंदर कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन किया जाएगा, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में बात होगी। परचेजिंग पावर पैरिटी PPP के बारे में यहां पर बात की जाएगी कि परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब होता क्या है, व्हाट इज परचेजिंग पावर पैरिटी। देन इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात होगी। और जब मैं इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करूंगा तो यहां पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होगा वो है हेरेड डोमरा मॉडल, जिसको आप लोग पढ़ने वाले हैं सोलो मॉडल के साथ में। तो हेरेड डोमरा मॉडल जो है वो बात करता है इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में कि इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे एनालाइज किया जा सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे आप लोग मेजर कर सकते हैं। किसी भी कंट्री की ग्रोथ को अगर आप लोगों ने मेजर करना है इस मॉडल की मदद से हम लोग यहां पर समझने वाले हैं। देन ये तो था आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक। उसके बाद आता है आपके पास स्टैटिस्टिक्स। जी हाँ, स्टैटिस्टिक्स की अगर बात की जाए तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको पढ़ा जाता है इकोनॉमिक्स की स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए, क्योंकि यहां पर बात होती है नंबर्स की, यहां पर बात होती है फिगर्स की। और जब आप नंबर्स और फिगर्स की मदद से चीजों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें उतनी ज्यादा ही ऑथेंटिक हो जाती हैं। तो यहां पर आप लोग कहीं ना कहीं वही चीजें पढ़ेंगे जो आप लोग 11th क्लास के अंदर भी पढ़कर आए थे स्टैटिस्टिक्स के अंदर, लेकिन यहां पर आप लोग जो मास्टर्स लेवल के अंदर कुछ चीजें एड ऑन भी होगी यहां पर, क्योंकि मास्टर लेवल्स का एग्जाम है तो जो आप लोग ग्रेजुएशन के अंदर पढ़कर आए उसकी भी इंपॉर्टेंस यहां पर काफी ज्यादा रहेगी। जैसे आप लोग बेसिकली यहां पर मीन मीडियन मोड्स के बारे में बात करेंगे, है ना। उसके बाद बात होगी डिस्पर्जन की, बात होगी स्क्यूनेस की, बात होगी क्वार्टाइल डेविएशन की, बात होगी एवरेज डेविएशन की। एवरेज डेविएशन का मतलब क्या है, बात होगी स्टैंडर्ड डेविएशन की कि स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, व्हाट इज मीन, व्हाट इज मीडियन, व्हाट इज मोड, स्क्यूनेस क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन क्या है। बात करेंगे कोरिलेशन की। कोरिलेशन यानी कि रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना कि दो चीजें आपस में किस तरह से जुड़ी हुई हैं। जनरली जब हम कोरिलेशन के बारे में बात करेंगे तो कोरिलेशन के अंदर डिस्कशन करते टाइम पर हम लोग बात करने वाले हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप स्टैब्लिश करवाया जा सकता है, और अगर दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता भी है तो वो रिलेशनशिप किस तरह का है उसके बारे में बात होगी। सिंपल रिग्रेशन मॉडल्स के बारे में बात होगी। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात होगी। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी के बारे में भी समझेंगे और सैंपलिंग भी समझेंगे। सैंपलिंग का मतलब क्या होता है, सैंपल क्या होती है, पॉपुलेशन क्या होती है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। यानी कि अगर थोड़ा सा अगर आप लोग यहां पर समझने लग रहे होंगे तो यहां पर आपके पास वो टॉपिक्स भी हैं जो आपके पास पीएचडी लेवल पर भी हैं। ये चीजें आप लोग को काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करनी है यहां पर। क्लियर है। अब आगे बात करते हैं मैथमेटिकल मेथड्स की। मैथमेटिकल मेथड्स की अगर बात की जाए तो मैथ्स का टॉपिक है। मैथ्स के टॉपिक्स की अगर जनरली यहां पर बात करते हैं जो क्लास 12th के अंदर आप लोग बेसिकली इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वगैरह पढ़कर आए हैं वही चीजें हैं, लेकिन उसको आप लोग इकोनॉमिक्स के साथ कैसे रिलेट कर पाएंगे वो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। यहां पर बात होगी सेट्स की, यहां पर बात होगी वेक्टर्स की, यहां पर बात होगी फंक्शंस ऑफ वन एंड सेवरल रियल वेरिएबल्स की, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल्स के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। सिंगल और मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात होगी कि सिंगल वेरिएबल बाकी वेरिएबल्स के साथ में कैसे जुड़े हुए हैं, यानी कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ कैसे रिलेट करता है। बात करेंगे इंटीग्रेशन की, बात करेंगे डिफरेंशिएशंस की, बात करेंगे डिटरमिनेंट्स की, बात करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोबेबिलिटी की, मैट्रिक्स की बात होगी और डिफरेंशियल इक्वेशंस की भी बात यहां पर की जाएगी। कुल मिलाकर अगर आप ये वाला पोर्शन देखने की कोशिश करते हैं तो आप लोग यहां पर एक चीज समझ पाएंगे कि इस पोर्शन के अंदर आपका कवर किया जाता है वही जो आप लोग क्लास 12th के अंदर पढ़कर रहे हैं, बेसिक डिफरेंशिएशन, बेसिक इंटीग्रेशन, यही चीजें हैं। लेकिन यहां से आपके एग्जाम के अंदर काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को जरा ध्यान से समझना। यहां से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन डेफिनेटली पूछने के लिए मिलता है बेटा।
देन लास्ट आपके पास आता है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो इंडियन इकोनॉमी की शुरुआत आप लोग करेंगे इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट के साथ में, आईईडी के साथ में। इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट के अंदर जब आप लोग आईईडी को समझने की कोशिश करते हैं तो आईईडी को रिलेट किया जाता है बेटा 4 पैरामीटर्स के साथ में कि बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए, उसके एडवेंट से पहले क्या परिस्थितियां थी, ब्रिटिशर्स इंडिया में रहे तो क्या परिस्थितियां रही, उसके बाद ब्रिटिशर्स जब इंडिया से गए यानी कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो भारत के सामने क्या क्या परिस्थितियां आई। बात करेंगे 1991 के अंदर जो हमारे पास न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई उनके बारे में भी यहां पर डिटेल में डिस्कशन होगा और करंट चैलेंजेस के बारे में भी यहां पर डिस्कशन किया जाएगा कि इंडिया की इकोनॉमी के अंदर अभी प्रेजेंट में क्या-क्या करंट चैलेंजेस जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर अभी क्या-क्या चैलेंज है, जैसे कि पॉवर्टी एक चैलेंज है, एम्प्लॉयमेंट एक चैलेंज है, उन चैलेंजेस के बारे में भी यहां पर डिस्कशन होगा। यहां पर बात की जाएगी मैक्रो ट्रेंड्स की। मैक्रो ट्रेंड्स का मतलब बड़े लेवल पर ट्रेंड्स के बारे में डिस्कशन किया जाएगा, जैसे कि नेशनल इनकम के बारे में बात की जाएगी, कंट्री लेवल पर ट्रेंड्स की बात होगी, पॉपुलेशन के बारे में बात होगी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात होगी, राइट, कि किन किन स्ट्रक्चर्स के अंदर कैसे कैसे लोग जो है वो ऑक्यूपेशन जो है वो करने लग रहे हैं, फॉर्मल सेक्टर क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर क्या है, फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर से डिफरेंशिएटेड क्यों है, डिस्कशन होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है। एग्रीकल्चर, इंडिया की इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी आप लोगों को देखने के लिए मिली। इंडिया की इकोनॉमी शुरू से एक एग्रेरियन इकोनॉमी रही, लेकिन उसके बावजूद भी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हम लोग कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर पाए। आप लोग इनिशियली भी पढ़ते होंगे और आप पढ़ते हुए भी आए होंगे कि हम लोग, हमारी इकोनॉमी जो थी वो एग्रेरियन इकोनॉमी थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग एग्रीकल्चर के लिए डिपेंडेंट थे दूसरी कंट्री के लिए, फूड ग्रेन्स के लिए हम दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड किया करते थे, इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एग्रेरियन स्ट्रक्चर के बारे में बात होगी, उनके लैंड रिलेशंस के बारे में बात की जाएगी, एग्रीकल्चर मार्केट के बारे में बात की जाएगी, इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात की जाएगी कि एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस है। क्रेडिट के बारे में बात होगी, कॉमर्स के बारे में बात होगी, टेक्नोलॉजी के बारे में बात होगी, ट्रेंड्स और परफॉर्मेंस के बारे में बात होगी, फाइनेंस के बारे में बात होगी, रेलवे का क्या रोल है। रेलवे इंडस्ट्री जो है वो परफेक्ट मोनोपोली आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलती है गवर्नमेंट की। यहाँ पर पूरा का पूरा स्टेक जो है वो ऑन किया जाता है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो रेलवे सेक्टर्स को आप लोगों ने काफी ज्यादा डिटेल में समझना है, एग्रीकल्चर सेक्टर को काफी ज्यादा डिटेल में समझना है। यहाँ पर आप डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाता है, यानी कि इंडस्ट्रीज को प्राइवेट करने की बात जो यहाँ पर की जा रही है, क्या वो बात सही है या फिर वो सही नहीं है, राइट। एंटरप्रेन्योरियल एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर के बारे में बात होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात की जाएगी और इंडस्ट्रियल ब्रेक थ्रू के अंदर क्या क्या दिक्कत देखने के लिए मिल रही है उसके बारे में बात होगी, लेबर रिलेशंस के बारे में बात की जाएगी। ये सारे के सारे थ्योरेटिकल टॉपिक्स है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उसके बाद जहां से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है वो अभी आने वाला है। उसके बाद करते हैं इकोनॉमी एंड स्टेट इन द इंपीरियल कंटेक्स्ट, इंपीरियल प्रायोरिटीज एंड द इंडियन इकोनॉमी। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड थ्योरीज जो है वो आप लोगों से पूछी जाती है कि इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन के तौर पर देखने के लिए आप लोगों को मिल सकती है। कैपिटल क्या है, फ्लो एंड कॉलोनियल इकोनॉमी क्या है, चेंजेस और कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, गवर्नमेंट क्या है, फिस्कल पॉलिसीज क्या है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है, पब्लिक इकोनॉमीज क्या है, पब्लिक और प्राइवेट गुड्स क्या होती है, डेड वेट लॉस क्या होता है, डिस्टॉर्शंस क्या है, एफिशिएंसी क्या है, इक्विटी कंसिडरेशन क्या है, टैक्स इंसिडेंस क्या है। ये सारे टॉपिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के अंदर। लेकिन ये सिलेबस जब आप लोग यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है जो है इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज, जहां से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। एक आपके पास एडम स्मिथ रिकार्डो की थ्योरी, हेक्सर ऑल इन मॉडल आप लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा और न्यू ट्रेड थ्योरीज भी आप लोगों को यहां पर देखने के लिए मिलती है। तो अगर मैं आप लोगों को यहां पर बताने की कोशिश करूं तो पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो है वो बहुत ज्यादा आसान है अगर आप लोग उसे एक सिस्टमेटिक तरीके से अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। अब अगर आपने सिस्टमेटिक तरीके से उस चीज को अप्रोच करना है तो उसके लिए आपके पास एक राइट तरीका होना चाहिए, आपके पास एक राइट अप्रोच होनी चाहिए कि आप लोग कैसे डील करने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपको मॉक टेस्ट कब देना है। तो ये आप सब लोगों के लिए एक सिलेबस था जिसको मैंने आप लोगों के साथ में काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया और आप सब लोग अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़िएगा। हम लोग काफी ज्यादा डिटेल में इस चीज को यहां पर कवर करने वाले हैं। इसी चैनल के ऊपर सारी की सारी चीजों को काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया जाएगा और हर टॉपिक्स को मैं यहां पर पढ़ाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं आप सब लोगों से अगली क्लास में।